बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कुछ क्लिप्स जो हमने चलाए अभी थोड़ी देर पहले, उनसे अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि पनामा का फैसला आया, उसके बाद JIT की रिपोर्ट आई तो माहौल बहुत गर्म है और सियासी माहौल यही कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इखलाकी जवाब अब कोई नहीं बचा, उनको अपने मनसब से अलहदा हो जाना चाहिए। जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की साहबजादी ने एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से, जिसमें एक कहा गया कि इस JIT के अंदर बहुत से कानूनी और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिनको रेज़ किया जाएगा, कानूनी मसाइल भी हैं और बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनको आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने हाईलाइट किया। मुस्लिम लीग नून क्या ठीक रास्ते पर चल रही है? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो सियासी महाज है वो बहुत बड़ा बन गया है? क्या वज़ीर-ए-आज़म बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम कर सकते हैं? इखलाकी जवाब उनके पास है या नहीं? मुस्लिम लीग नून के जो सियासी रहनुमा हैं वो तो यही समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके खिलाफ एक माहौल बन चुका है। माहौल ठीक बना है या नहीं? वुकला इस हवाले से क्या कहते हैं? आज जो मेरे मेहमान हैं, इंटरेस्टिंगली वो तीनों वुकला हैं, दो उनमें सियासतदान हैं, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत अहम रुकन हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, पंजाब में सीनियर मिनिस्टर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अहमद अवैस साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। वुकला की तरफ से मैं समझता हूँ कि जो इनका मौक़िफ़ है उसको भी हमें एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। और मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, आप एक बैरिस्टर भी हैं, वकील भी हैं और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के। जाहिर बात है उनका एक कानूनी हैसियत से भी हम इस बात को एवेल्यूएट करना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं राना साहब से ही बात का आगाज़ करूँ। राना साहब, अब तो अपोजिशन इकट्ठी हो गई, तकरीबन अपोजिशन ने कह दिया, आज तो आपके खैर खा जावेद हाशमी साहब ने भी कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को पीछे हट जाना चाहिए, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? ये जो है आपने कहा कि इकट्ठी हो गई है, ये मेरा ख्याल है इकट्ठी की गई है। किसने की है? आप मतलब बर जिसने भी की है, सियासतदान इकट्ठा करता तो है। बात ये है ना कि ये जो अपना फ़ारूक सत्तार साहब, तो इन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे को 2-3 घंटे पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे खुर्शीद साहब ने भी बात की और शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि जी मेरी फ़ारूक सत्तार साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो इंशाल्लाह कल आ जाएंगे यहाँ इस्लामाबाद। तो उन्होंने कहा है कि मैं आता हूँ इस्लामाबाद और दोस्तों से मशवरा करके फिर हम उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन जैसे ही कोई मेरा ख्याल बाद में फ़ोन गया तो फ़ारूक सत्तार साहब ने आओ देखा ना ताओ, ना इस्लामाबाद आना उन्होंने देखा, उन्होंने वहीं पे ही जो है वो लगते हाथ तो जल्दी मुशावरत कर ली, जल्दी फौरी मुशावरत जो है ना वो टेलीफोन को होते ही मुशावरत की और उन्होंने जनाब साथ ही जो है और वो साथ ही जो है उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखें बात ये है कि JIT की जो रिपोर्ट है वो कोई फ़ैसला नहीं है, वो एक रिपोर्ट है, एक तफ्तीशी टीम की या तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट है। हमारा उसके मुतल्लक ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है और ये रिपोर्ट आने से पहले है कि ये एक बायस डॉक्यूमेंट है, ये मनगढ़ंत है, ये फ्रॉड है। और उस आप रिपोर्ट की जो वो कंपाइल हुई है, आप ये देखें कि भाई बात ये है कि सवाल तो आपने जवाब देना था, सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा 13 सवालों का जवाब। आप कह रहे हैं कि जी वो LDA के प्लॉट आज से कोई तकरीबन जो है वो 23 साल पहले हुए थे, उनका भी पता करें, वो भी तलाश करें। फिर उन्होंने कहा कि जाती उमरा को एक जाती हुई सड़क भी बनी थी, उसके मतलब भी एक इंक्वायरी फलां जगह पे पड़ी है। देखिए ये वो चार्जशीट है जो धरना नंबर 1 के शुरू होने से पहले जो है वो स्क्रिप्ट लिखा गया था, ये चार्जशीट तैयार हुई थी। अगर उस वक्त जो है वो इनका दाव चल जाता तो ये वो चार्जशीट है जो हमारे ऊपर लगनी थी, लेकिन उस वक्त जो है वो काम नहीं बन सका। तो ये फिर उस वक्त से कंपाइल होती जो है अब ये जो है ये JIT की रिपोर्ट बन के सामने आई मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट अब नहीं लिखी गई? ना ये अब लिखी नहीं जा सकती। और ये रिपोर्ट जो है इसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सपोज करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे और इसके एक एक लफ्ज़ को जो है ना वो हम इसको ऑब्जेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगली बात मेरी सुन लें कि इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला जब जो है वो JIT बनेगी, जो सबसे दुनिया पे सबसे बड़ी अदालत जो अवामी अदालत बैठेगी, हम इस रिपोर्ट को इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम के पास लेके जाएंगे
और इसको हम यानी जो है ना वो खजल करेंगे हर गली में, हर मोहल्ले में और हर जलसे में, लोगों को पता चलेगा कि ये जो है। तो फिर क्या होगा राणा साहब, इस रिपोर्ट को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बेसिस पे फैसला आ गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर फैसला हमारे हक में किया, हमें तस्लीम होगा, खिलाफ किया हम उसको ऑनर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करेंगे। लेकिन ये जो साजिश है, ये जो रिपोर्ट है, इसकी जो जिस तरह से ये बनी है और जैसे बनाई गई है, इसको हम इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज करेंगे और 20 करोड़ आवाम के सामने। कुंडी साहब ये कहते हैं, राणा साहब कह रहे हैं जी जिस तरह बनी है, जैसे बनाई गई है, इन्होंने तो खैर ये चार्जशीट है, मुशावरत के ऊपर बात करके, लेकिन आपने कहा ना राणा साहब पुरानी चार्जशीट है आपने ये उस वक्त से तैयार हो रही है। कुंडी साहब आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये बनी है, किस तरह से बनाई गई है, बनवाई गई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वाकई ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या साजिश वाला एलिमेंट नजर आ रहा है? पिछले तकरीबन 10 दिन से मैं तो तलाश कर रहा हूं, मुझे तो नहीं नजर आया, हमारे किसी मुस्लिम लीग नून के दोस्त ने हमें नहीं बताया। खैर राणा साहब से भी पूछ लेंगे, तो लेकिन आपको क्या लगता है? नेक्स्ट मंडे को हम हर चीज कुंडी साहब आप फरमाइए, अदालत के सामने पेश करेंगे। इसमें देखिए मुनीब राना साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, ये भी बताया कि जी ये स्क्रिप्ट लिखा गया है और सब कुछ किया है, सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि स्क्रिप्ट किसने लिखा है, क्यों लिखा है और क्या वजूहत हैं और इनसे क्यों उनको इतना खतरा है कि जो स्क्रिप्ट 1 और 2 ये चीज़ें जो है वो क्यों है। लेकिन बताएं तो सही, मतलब है कि हमें बताएं, कौम को बताएं कि स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन इनकी टांगे खींच रहा है, जो भी मतलब है कि बयान दे रहे हैं। मतलब है अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट भी इनके ममनून है, वो भी ये नहीं बताते, ये पूछ उनसे रहे कि हमारे फ़ोन कौन टैप कर रहा है। भाई आपको नहीं पता कि आपके फ़ोन कौन टैप कर रहा है? 2 डिपार्टमेंट इस मुल्क में है जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो फ़ोन टैप कर सकते हैं, या IBI या ISI। कुंदी साहब मेरा तो दावा है कि आपको भी पता है, ISI भी आपके अंडर है, ठीक है, उन्होंने तो नाम ले लिया ना, उन्होंने तो नाम ले बताते हैं क्यों? अब जब आप हुकूमत से गिरेंगे उसके बाद आप शुरू हो जाएंगे। जब ये मसला हर हुकूमत के साथ होता है, चाहे हम भी हों चाहे आप हैं, जब आप हुकूमत से जाते हैं फिर कहते हैं फलां फलां मेरी टांगे खींच रहा था। अब कोई हुकूमत में मजे ले रहे हैं, अब कहते हैं कि जी ये कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है। जब तक ये झंडा इनके पास लगा होगा ये कोई नाम नहीं लेंगे, जिस दिन झंडा उतरेगा ये फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फलां फलां बना था, फलां। राणा साहब ऐसे नाम ले लें, राणा साहब देखें कुंडी साहब ने भी आपको कह दिया नाम ले लें, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जरूरी तौर पे लुटिया डूबे और फिर आप नाम लें? बात सुने, बात यह है कि मैं बिल्कुल कुंदी साहब की बात की तईद करता हूँ, जो वो कह रहे हैं होता ऐसे ही आ रहा है। मामला ये है कि मुझ में हिम्मत भी है, ताकत भी है नाम लेने की, बताने की भी, लेकिन मेरी पार्टी पॉलिसी नहीं है, मैं अपनी पार्टी से नहीं लड़ सकता और होता ऐसे ही रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर आपने इस बात को, या तो ये हो ना कि कोई ले ही नहीं रहा, ओ भाई ये जावेद हाशमी जो तहरीक इंसाफ का सदर था, इसने आज से 4 साल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज से 10 दिन पहले भी की, आज फिर की, वो नाम भी ले रहा है, बता भी रहा है, और वो कह रहा है मुझे बुलाओ, कंटेम्प्ट में बुलाओ, मेरा बयान कार्ड करो, मैं जो है वो ये भी कह रहे हैं ना कि मियां साहब पीछे हट जाएं, वो ये भी कह रहे हैं कि तुसी सिलेक्टिव गल सुनते हो ना। नहीं बात ये, चलो नहीं ठीक है, उसकी राय का हम एहतराम करते हैं, उसने अगर मशवरा दिया है तो ये तो फैसला जो है ये पार्टी ने करना है, पीछे हटने का या आगे हटने का, वो तो हमने जो बात की है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उसको हम तस्लीम करेंगे। जी कुंडी साहब, राना साहब ये बात कर रहे हैं, देखें यूसुफ रज़ा गिलानी का जब केस था उसको उस वक्त तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा नहीं हुई थी। जब ये पार्लियामेंट में जो शोर शराबा कर रहे थे, उसको कह रहे थे निकल जाओ, इस्तीफा दे दो, फलां कर दो, वो कर दो। अगर ये उस वक्त पार्लियामेंट के साथ खड़े होते, पार्लियामेंट के स्पीकर का एक फैसला था जिसको उस वक्त केस जज ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, ये उस वक्त जो है पार्लियामेंट के साथ नहीं खड़े हुए। आज उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया, आज ये भुगत रहे हैं। काला कोट पहनकर जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्हीं लोगों ने किसी और को वही कोट पहना के इनके खिलाफ भेज दिया। तो अब ये तो चीजें तो भुगतेंगे डेफिनेटली। अच्छा, क्योंकि अगर हम अपनी इंस्टीट्यूशन को मजबूत करते तो आज ये दिन इनको भी ना देखने पड़ते। लेकिन हमेशा ये होता है इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की जो बात कुंदी साहब कर रहे हैं, मैं उससे एग्री करता हूं। एक मिनट साहब, अहमद अवैस साहब आप बताइएगा, जाहिर बात है आप वकला, आप एक सीनियर वकील हैं, वकला लाहौर हाई कोर्ट बार का मैं देख रहा था, आज उनके जो प्रेसिडेंट है वो कैपिटल टॉक में मौजूद थे, वो ये कह रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे वज़ीर आज़म से कि नहीं उनको स्टेप असाइड करना चाहिए, अखलाकी जवाज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं जनाब रशीद रिजवी साहब, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म अखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं। तो क्या आप बहसियत एक वकील आप समझते हैं कि तहरीक चल सकती है वज़ीर आज़म के खिलाफ कि उनको अपने मनसब पर नहीं रहना चाहिए, वो इस लायक नहीं रहे, अखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं?
देखिए, जहाँ तक अखलाकी जवाज़ का ताल्लुक़ है तो वो तो जिस तरह से ये केस चला उसके बाद फैसला हुआ, फैसले में एक 2-3 का एक डिवीजन आई, डिवीजन के बाद ये JIT की सारी प्रोसीडिंग्स हुई। तो अखलाकी जवाब और कानूनी पोजीशन में दो फ़र्क है, और उस लिहाज से देखा जाए तो एक अखलाकी, बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ कि जहाँ पे ऐसे केसेस चले तो वो स्टेप डाउन हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर किया और क्लियर करके वो दोबारा दे अस्यूम दिया चार्ज। यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है। कोई हमारी नेशनल साइकी भी जो है इसके मुताबिक यहाँ पे हमारे माइंडसेट जो है वो इस तरह से नहीं है। और ये अगर हो जाता, ये एक मैग्नेनिमिटी अगर दिखाई जाती तो शायद हालात ज़्यादा आसानी से एक बेहतर और मस्बत साइड के ऊपर निकल जाते। वो सूरत हाल जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो इस बाकी बात जहाँ तक मूवमेंट है वो अभी प्री मैच्योर है, क्योंकि देखिए अभी तो ये रिपोर्ट आई है, ये JIT की रिपोर्ट जो है ये तो एक सवालनामा जो उनको दिया गया और जो उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की वो एक आदमी की जगह एक पूरी टीम ने की। जो आपको भी लगता है कि इसमें इतना बायस है, इतना ख्याल मैं तासुब से भरी हुई रिपोर्ट है या बिल्कुल बोगस है? मैं नहीं समझता कि उन्होंने एफर्ट की हैं और बड़ी जो देखिए बादी नज़र में तो एक लगता है कि दयानतदारी से एक उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। अभी इसके ऊपर जो राणा साहब ने बात की है और वो बिटवीन द लाइन अगर देखा जाए तो नाम लिया नहीं है, लेकिन वो इंडिकेशन जो उन्होंने एक जो है वो की आर्म फोर्सेस की तरफ उनका ख्याल मुझे लगता है ऐसा महसूस हुआ। मेरा नहीं ख्याल, देखिए पिछले ये अरसे में आप ये देखेंगे तो कि पाकिस्तान में कंपैरेटिवली जो इससे पहले पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस का रोल और उसके बाद जुडिशरी का रोल 2007 मेरा ख्याल है कि एक मिनट आप अवैध साहब आर्म फोर्सेस का जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये जिक्र हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो बात कर रहा हूं, किसी ने नाम लिया भी नहीं है, नहीं, लेकिन इशारा भी नहीं है। एक बिटवीन द लाइन जो है वो चीज राणा साहब अभी खुद बता देंगे हमें कहां इशारा है। चलो वो उन्होंने कहीं मतलब जब वो दोनों नहीं है ना, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, जब जुडिशरी और फौज की तरफ आपका नहीं इशारा तो राणा साहब बताएंगे। आर्म फोर्सेस की तरफ मेरा ख्याल के एस्टैब्लिशमेंट, देखिए ना एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको हम कहें तो वो जो, लेकिन मैं आपको वैसे बात कर रहा हूँ कि 2007 से पीछे चले जाते हैं तो हमें बहुत, जब भी नेशनल लेवल के ऊपर हम बात करते हैं तो हमें आर्म फोर्सेस का एक बहुत एक बड़ा पेक्यूलियर रोल और उसके बाद जुडिशरी का भी रोल जो है कोई इतना अच्छा रोल नहीं रहा। लेकिन 2007 के बाद मूवमेंट चली और उसके बाद जो एमर्ज किया जुडिशरी, उसमें मैं समझूंगा कि ये दोनों रोल जो हैं, जो आर्म फोर्सेस का भी और जुडिशरी का, ये दोनों बड़े मस्बत रोल पाकिस्तान की सियासत में नजर आते हैं। इनमें बहुत फर्क पड़ा है जो इससे पहले नहीं था। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है। आपको लगता है तब्दीली हो गई? राणा साहब अब बात ये है, ठीक है आपने खुद ही रूल आउट कर दिया ना, ये तो बड़ा आपने काम आसान कर दिया। राणा साहब फिर तो पंजाबी में कहते हैं ना, फिर तो स्यापा रहा ही कोई नहीं है। जब आपने बड़ी एहतराम के साथ ना जुडिशरी की तरफ आपका इशारा है ना फौज की तरफ आपका इशारा है, तो बहुत अच्छी बात होगी आप जरा यहाँ बता दें फिर जनाब का इशारा कहाँ है, कहाँ से साजिश नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून? बात ये है कि जहाँ पे हमारा इशारा है और जिस तरह से ये सारी चीज़ तैयार हुई है वो खुद अपने मुंह से बोल रही है और इंशाअल्लाह ताला उसको हर चीज़ को जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो रखेंगे। आगे फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी होगा उसको ऑनर करेंगे। अगर मुझे ये यकीन हो कि आपको नहीं मालूम या आप जो तीनों साहबान मेरे सामने बैठे हैं आपको नहीं मालूम, तो खुदा की कसम मैं नाम भी ले लूँ, बता भी दूँ, मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है। बात यह है कि जिस तरह से कुंदी साहब ने बात की, अब देखिए पार्टी पॉलिसी होती है, पार्टी जो है वो इस वक्त सारे मामले को हैंडल कर रही है। दिए हैं जो आपकी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, आपने लोगों को नाराज किया है जो आपकी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। मैंने पार्टी पॉलिसी को कभी भी जो है वो वायलेट नहीं किया, पार्टी के डिसिप्लिन को। और अब अगर कभी कोई जो है वो गलती से हुआ भी है तो मैंने अब बड़ी सीधी बात है, मैं ज़ाती तौर पे भी और मैं अपने सोच के हिसाब से भी मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में नहीं था। मैंने उनके मुतल्लिक़ बात की
लेकिन मुझे पार्टी ने बाद में कन्वे किया कि नहीं जी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। मैंने अपने तो अब पार्टी ने आपको पहले कन्वे कर दिया कि नहीं बताना किसी को कि साजिश कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, पार्टी ने ये कहा है कि किसी तरफ भी जो है वो आप डायरेक्ट बाय नेम जो है वो किसी को भी फिलहाल पार्टी ये कहती है कि नुकसान बेशक हो जाए बताना नहीं है और नुकसान के बाद बताएंगे। नहीं, पार्टी ये कहती है कि वक्त आने पे जो है वो इंशाल्लाह ताला हम इस फाइट को फाइट आउट करेंगे। आप मुझे ये बताएं, ये अब रिपोर्ट की बात हो रही है, ये सारी रिपोर्ट में ये 1993 में भी चले गए, उसके बाद ये 1962 में, 72 में, 70 में चले गए, ये लंदन वर्जन जाके वहाँ से भी जो है वो सुन लेना, वहाँ से भी ये हर चीज़ जो है वो लेके आ जाते हैं। जहाँ पे जो मुल्क जो है वो फेल हो गए, ये जस्टिस डिपार्टमेंट में भी चले जाते हैं, बाकी हर जगह चले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि 1981 से जो है वो डिफरेंट मौक़ों के ऊपर मियां नवाज शरीफ जो है वो इक़्तिदार में रहे हैं। अब 2017 है, 36 साल हो गए। वो 36 साल में कोई एक जगह बताओ, कोई प्रोजेक्ट, कोई अपना जो है वो यानी गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट कि यहाँ से कमीशन, यहाँ पे करप्शन, यहाँ से पैसे, यहाँ से जो है वो कोई खराबी। वो बात ये है कि ये करप्शन जो है, ये क्या उन्होंने मरीज पे जाके की है या चांद पे जाके करप्शन किया उन्होंने? मैंने ये कुछ तो बताएं ना। ठीक है, मैं कोई एक जगह पे जो है वो बताएं कि फलां जगह पे जो है उन्होंने करप्शन की। बाकी जहाँ तक आप ये बात करते हैं कि जी उनके जो है वो अरबपति हो गए जी, वो उनकी आमदन से जो है वो टैली नहीं करते। अच्छा भाई एक आदमी सुन ले, एक आदमी 1992 में लेक्चरार था, वो अरबपति हो गया। एक आदमी जो है वो उस बिजनेस फैमिली से तल्लक रखता है जो 60 की दहाई में अरबपति थे, करोड़ों रुपए टैक्स देते थे, उनका अरबपति होना जो है वो आपको बड़ा दुख रहा है। वो जो लेक्चरार जिसका बाप जवाब दे देंगे तो कोई एतराज नहीं करेगा। जहांगीर तरीन निकालें, 1992 में जो लेक्चरर था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो यार वो आज अरबपति है, उसके एहसास से किसी को नहीं नजर आता। यहाँ तो मियाँ साहब ने खुद ही कह दिया ना कि उनकी नेशनलाइजेशन के बाद वो बिल्कुल पेनीलेस होकर यहाँ से बाहर गए। तो फिर उन्होंने 6 फैक्ट्रियां यहाँ पे कैसे लगा ली? मैं यही तो बात ये है कि वो पेनीलेस होकर गए तो 6 फैक्ट्रियां कहाँ से लगाई उन्होंने? तो बताने वाली यही एक्सप्लेनेशन मांगी है। वो बात ये देखे, बात ये है, आप चले मेरी बात सुन ले। बात ये है कि अगर इस टेक्निकल बुनियाद के ऊपर अगर मियां नवाज शरीफ को सादिक और अमीन आपने कहना कि वो नहीं रहे, तो इस मुल्क में 1040 लोगों ने इलेक्शन लड़ा है। मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ मेरे अपना समेत कि हम में से कोई भी सादिक अमीन नहीं है। और उसकी वजह ले लें, अवैध साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे, हम सब ने इलेक्शन लड़ा है। हम सब ने अपने इलेक्शन के बाद बाकायदा अपनी रिटर्न में ये हल्फिया बयान किया है कि मैंने 10 लाख से कम पैसे जो है वो खर्च किए हैं। आप मुझे बताएं कि किसी ने भी 10 लाख से कम खर्च किए हैं? अच्छा चले, मुझे बताएं आपका पॉइंट। यार ये बातें सारी चलती हैं, ये बातें सारी चलती हैं। जो 1 करोड़ रुपए का प्लाट है ना डिफेंस में, उसकी रजिस्ट्री होती है 25 लाख की। ठीक है, वो हम शो करते हैं 25 लाख। बता दें ये जो कौन सी चीजें हैं कि जी वहां पे इतने लिखा है, वहां पे इतने लिखा है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। राणा साहब ने भी शुरू में कहा ये ऑपोजिशन जो है इकट्ठी की हो नहीं रही, इकट्ठी की जा रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इस्तीफा मांग लिया है वज़ीर आज़म साहब का, तो क्या आपको भी किसी ने कहा है कि इकट्ठे हो जाओ वज़ीर आज़म के खिलाफ, या ये जाती फैसला या पॉलिसी फैसला है? वो बिल्कुल जरदारी साहब ने बता दिया, किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल मीटिंग हुई है और डेफिनेटली उसमें फैसला हमने किया है कि वज़ीर कोई हमें इकट्ठा नहीं किया जा रहा। आप मुझे बताएं कि जब पहले धरना था और हम एक पॉइंट पे, और वो पीटीआई के साथ गलत पॉइंट था, हम इनके साथ खड़े थे, हमें किसी ने कहा कि इनके साथ खड़े हो जाओ? क्या हमें उधर भी किसी ने इकट्ठा किया था? आज वो लोग जिनके साथ धरना 1 में, जो ये भी कहते हैं 1 है या 2 है, जो भी है, उस पार्लियामेंट में जो इनके साथ खड़े थे, आज उन्हें मेजॉरिटी इनके साथ नहीं खड़े। ये खुद भी देखे क्यों नहीं खड़े हुए। और साहब की बात को मैं बड़ा आसान कर देता हूं, आप गलत कहेंगे। जरदारी साहब ने क्या कहा है? कौन से बयान को? जी, जरदारी साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ, हम आपके खिलाफ पहले साजिश हुई थी, हम आपके साथ खड़े हुए, लेकिन बाद में आपने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, आपने हमारे बंदों को तंग किया, आपने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए अब हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अब साजिश आपके खिलाफ हो रही है, अब हम खड़े नहीं होंगे आपके साथ। आप तो हमेशा आप देखें, आपने हमेशा अपने एक लोगों के छुरा घोंपे, आज यही हाल है ना, आपने छुरे घोंपे तो आपसे लोग चले गए ना। लेकिन राणा साहब की मैं एक बात करें ना कि आसान करता हूँ, बहुत खिलाफ हैं
अगर ये जहांगीर तरीन के बहुत खिलाफ है, उसी जेआईटी को भेज दे, जहांगीर तरीन का केस भी उसका भी फैसला कर ले, ये मुशर्रफ का केस भी उधर भेज दे, वो जेआईटी फैसला कर ले। अगर हमने भेजना होता, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख देना, इनके लॉ मिनिस्टर लेटर लिख देना। मुझे ये बता दें कुंदी साहब, आपको जो डॉक्टर आसम की गिरफ्तारी का हमारे ऊपर गिला है, तो ये हम आपको क्या बताएं कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो हमने की है या ये वैसे रिकॉर्ड की बात है कुंडी साहब, वो तो हमें कोई गिला नहीं है डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी का, हमारे खाते पे नहीं पड़ती। वैसे आप 62-63 का कह रहे हैं, अभी तो आप 62-63 में है ही नहीं, आप तो क्रिमिनल एक्ट के अंदर आ गए। 62-63 को छोड़े, सादे कमीन से तो बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो क्रिमिनल एक्ट में आ गए। जो रिपोर्ट आ गई उसमें तो आप रिपोर्ट में बताएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में बताएगा। राणा साहब मुझे ये बताएं, राणा साहब अगर कोई सियासी हादसा पेश आता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, तो अगली क़यादत क्या होगी? मुस्लिम लीग नून किसको वज़ीर आज़म बनाएगी? शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है आज। बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप अल्लाह के फजल से इतनी मुस्तहकम है, इस बारे में फ़ैसला जो मियाँ नवाज शरीफ करेंगे उस फैसले के साथ पूरी पार्टी खड़ी होगी। वो जो भी फ़ैसला करेंगे वो सबको जो है वो मंजूर होगा। और ये फ़ैसला भी मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला है कि अगर फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आया सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं एक लम्हे के लिए भी जो है वो इक़्तिदार से जो है वो मैं अलग नहीं, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो ऑनर करेंगे, निकाला जाएगा उसके बाद निकालेंगे। नहीं, बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो उन्होंने ऑनर करने की बात की है। बाकी जहां तक साजिश का ताल्लुक है, तो फिर उन्होंने कमीशन का किया था। कमीशन अगर मेरे खिलाफ फैसला दे देगा तो मैं एक सेकंड इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन कमीशन बना नहीं, मेरे खिलाफ अगर सबूत लेके आती है या मेरे खिलाफ कोई बात लेके आती है तो मैं एक मिनट भी नहीं बैठूंगा, मैं रिजाइन कर जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, कमीशन तो बना नहीं ना। लेकिन ये जेआईटी जो है, ये जेआईटी तो भाई जेआईटी तो जिस दिन बनी है, हमने उस दिन कह दिया कि इसकी पैदाइश जो है ये नाजायज हुई है और इसकी पैदाइश में बुनियादी नक्श है। नाजायज होगी राणा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के बनाने से पहले बन गई। जेआईटी को गलत करा दे रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट पे तो बेतमाद तो हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब है कि आप इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पे लगा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, आप बता दें। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर वो कहता है कि ये जेआईटी की रिपोर्ट जो है इसके ऊपर अपने आप के एतराज़ात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, तो वो जो भी फैसला करे हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो तस्लीम करेंगे। चलिए ठीक है, अहमद साहब आप क्या कहते हैं? ये राणा साहब कह रहे हैं कि इस बात पे कायम रहे, मुख्तसर इस बात पे बिल्कुल कायम है। तो पार्टी जो है वो पूरी तरह से जो है वो पार्टी का इसमें जो है वो मियां नवाज शरीफ ने बिल्कुल पूरी कौम के सामने ये बात की है। राणा साहब वक्त खत्म हो गया। फैसल करीम कुटी साहब आपका, राणा साहब आपका और अहमद अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। डिबेट आपके सामने। मुस्लिम लीग नून आज भी इस बात पर कायम है कि ये जेआईटी की रिपोर्ट एक बायस्ड रिपोर्ट है और इसको चैलेंज किया जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा इसके ऊपर क्या होगा। लेकिन आज जावेद हाशमी साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत से मानी अख्ज़ किए जा रहे हैं। क्या जावेद हाशमी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई? जो बातें जावेद हाशमी साहब ने कही उनमें कितना वजन है? एक ब्रेक के बाद पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। अगर याद हो तो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत अहमियत दी गई वो 2014 में की थी, जब धरना अपने अरूज में था और वो की थी जावेद हाशमी साहब ने। उस वक्त उसको बहुत पजीराई मिली, बहुत से सवालात ने जन्म लिया और कहा यह जाता है, सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि उसने धरने का जोर तोड़ दिया था, बहुत से सवालात ने जन्म लिया था। आज इन हालात में जब जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते पीर के रोज उसकी सुनवाई है, जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? मैं चाहता हूं इसको हम एवेल्यूएट करें। मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड अबनुत शोएब साहब। आरिफ निज़ामी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आपको बखूबी याद है पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी जावेद हाशमी साहब ने। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना और साथ ही साथ सवाल उठाना कि जर्नैलों का एहतसाब कैसे होगा, जिस जज का नाम आया, जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब का पैनमा के अंदर, उनसे कभी कोई सवाल पूछेगा, किसी की हिम्मत नहीं। फिर उन्होंने कहा कि बहुत ताकत है लोगों के अंदर, नवाज शरीफ क्या चीज़ है, उनकी उंगलियों से मुल्क हिल जाता है कई लोगों की। जावेद हाशमी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद की,
उनको साजिश नजर आ रही है या उनसे करवाई गई, आपको क्या लगता है? हाँ जी, इसकी टाइमिंग तो जाहिर है कि बड़ी ऑड है, आप कह लें। असल में जावेद हाशमी जो है वो, जैसे उन्होंने अपनी किताब का उन्वान लिखा हुआ है कि हाँ मैं बागी हूँ, वो एक किस्म के रेबल विदाउट अ कॉज है। लेकिन एक बात है कि वो कंसिस्टेंट रहे हैं फौजी आमरीतों के बारे में क्रिटिसाइज़ करने में, अगरचे वो भी ये कहना चाहिए कि एक किस्म के ज़ियाउल हक की पैदावार हैं, यानी उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, मजलिस शूरा में इनकी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भी इनकी जमात इस्लामी की थी। ये जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो ये वहाँ की यूनियन का सदर था जमीयत की तरफ से। तो लेकिन ठीक है, आदमी इन्वॉल्व करता है। उसके बाद ये पीटीआई नवाज शरीफ के जब ये एग्जाइल में था तो ये मुस्लिम लीग के सदर थे यहाँ पे, और लेकिन जेल में थे। तो ये बड़े बेटर थे कि नवाज शरीफ ने इनको पूछा तक नहीं, और ये बाहर आते ही इन्होंने खैराबाद फिर कह दिया इनकी बनी नहीं, बड़ी इनको मनाने की कोशिश की। यही हाल इनका पीटीआई में हुआ। फिर इनको कोई वापसी का सफ़र भी इन्होंने कोशिश की कि इन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट, जब मियां नवाज शरीफ गए हैं हाल ही में चंद माह पहले, तो वहाँ ही आए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने इनको वापस लेने को। जहाँ तक इनकी सब्सटेंस का तल्लुक है, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही मेरे ख्याल से, जो कुछ उन्होंने कहा है। अब जुडिशरी जो है वो कहते हैं कि जी हमारा अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम है, मान लिया ये ठीक है। लेकिन जब जस्टिस इफ्तिखार का अपना बेटा जो है वो काबू आता है तो कुछ नहीं होता, उसको यू स्वीप इट अंडर द रग। पनामा गेट में किसी जज का नाम आता है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। फिर आप आ जाएं आर्मी के बारे में, उनका ये बिल्कुल कहना ठीक है कि मुशर्रफ वेंट अवे स्कॉट फ्री, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ ने इतना हुकूमत को निचोड़ा उस वक्त कि उनके लिए मुसीबत पड़ गई जनरल मुशर्रफ को यहाँ रखना। आपको याद है कि आज तो नवाज शरीफ पेश हो जाते हैं JIT में, लेकिन जब मुशर्रफ को ले जाया जा रहा था अदालत में तो उनकी गाड़ी डाइवर्ट करके वो CMH पहुंच गई। तो मकसद है कि यहाँ तो सारे जर्नैल जिन्होंने मुल्क तोड़ा, जिन्होंने यहाँ आइन को रूंधा, वो सब के सब अपने बेडरूम में आराम से दे डाइड जो भी थे। और जो एक तो खैर क्रैश हो गया, और अब मुशर्रफ को आपने बाहर भेज दिया। तो ये बातें सारे ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नवाज शरीफ से जो बातें पूछी गई JIT में उनके वो जवाब देना हो, या ये कहना कि जी सियासतदानी। ये बात कि सियासतदानी का एहतसाब क्यों, बाकियों का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, डिमांड तो नाजायज नहीं है ना जी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हर एक आदमी कहते जी हम अपना खुद एहतसाब करते हैं, तो सियासतदानों को भी अपनी खुद एहतसाबी का कोई निज़ाम जो है वज़ा करना चाहिए। वो नैब तो शायद ये नाकाम रहा है। और बाकी ये कह कि जी ये तो बात ठीक है जावेद हाशमी साहब की, ये बात भी ठीक है कि कौन यहाँ सादक और अमीन करार सकता है। अगर आप ये कहें कि लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, कितने सियासतदान, कितने पाकिस्तानी जो कि हमारा अपर तबका जो है वो दे लिव विद इन देयर मीन्स। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर ये बेसूली हो रही तो कहें हम ठीक है, लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ तक मैं जावेद हाशमी साहब से ये तासुर दुरुस्त है, ये तासुर दुरुस्त है। फिर मैं जनरल साहब के पास भी जाऊंगा। ये तासुर दुरुस्त है निज़ामी साहब कि ये एहतसाब नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से हटाने की एक कोशिश है। जी ये PMLN का नैरेटिव तो यही है। और जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लुक है, वो कोई उनकी वो देखे ना, वो शहबाज शरीफ का नाम आया कि शायद वो ही ना वज़ीर-ए-आज़म बन जाए किसी मरले पे, वो उनके खिलाफ भी रेफरेंस लेके चलें। मकसद ये है कि उनका एक ज़ाती किस्म का वेंडेटा है, और इसमें किसी को शक ही नहीं है कि 2013 के इलेक्शन में जो उनको शिकस्त फास हुई उसके से वो रिकनसाइल नहीं कर सके। लेकिन ये पनामा गेट का जो इशू है ये उनका क्रेडिट ही, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसका बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। मैं जनरल साहब को कंक्लूड कर दूं। जनरल साहब इस्तेमाल किया, ठीक। जनरल साहब ये जो बात अभी निज़ामी साहब भी कर रहे थे, आज अगर जावेद हाशमी साहब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो एहतसाब की बात करते हैं, वो कहते हैं सियासतदान का भी करें लेकिन जर्नैलों से भी पूछें जो बियॉन्ड मीन्स रह रहे हैं, जजेस, अगर किसी जज का नाम पनामा गेट का में आया है तो उससे भी पूछें, तो ये डिमांड तो जायज़ है। जावेद हाशमी साहब ने अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आपको ये मोटिवेटेड लग रही है या उन्होंने अपने ओन पे आपको लगता है कि ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, निज़ामी साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की। मेरा ख्याल है कि मुझे तो लगता है कि अपने आप पे की होगी, खुद ही की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बड़ी देर से वो सियासी गलियों में दरबदर हो रहे हैं, उनको मुंह कोई नहीं लगा रहा।
और वो अपने लिए कोई जगह तलाश कर रहे हैं। इमरान खान को बैक स्टैबिंग की, उसके बाद उनका ख्याल था कि नून लीग में शायद वापस ले लिया जाए, मगर वो नहीं हुआ और फिर ये इस तरह के मार के वक्तन फ़क्तन करके नून लीग के साथ वफादारियाँ वापस जताते हैं। तो बहरहाल ये तो उनका एक सियासी मसला है, लेकिन असूली बात जो हम करते हैं सारे, एहतसाब तो सबका होना चाहिए, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ सोचने की है, मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। पहली बात ये कि पनामा का किस्सा जो है उसका एहतसाब से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं थी। एहतसाब का तो निज़ाम इस हुकूमत ने और इससे पहले हुकूमत ने बिल्कुल तबाह कर दिया हुआ है। उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एहतसाब के अदारे जो हैं वो तो इस काबिल ही नहीं कि उन पर कोई एतमाद कर सके। उसके नाखून काट दिए जाएंगे, उसके हाथ काट दिए जाएंगे, उसके बाजू तोड़ दिए जाएंगे अगर वो एहतसाब करने की कोशिश भी करेंगे। तो एहतसाब तो है नहीं। ये पनामा का किस्सा, जैसे ममनून हुसैन साहब ने कहा कि ये खुदा की लाठी है जो बेआवाज़ कहीं से बाहर से आ गई, एहतसाब तो शुरू ही नहीं हुआ। ये जिसके ऊपर मुशर्रफ साहब के दौर में भी तो एहतसाब मुकम्मल नहीं हो सका। वो भी जारी बात है, नैब उन दिनों किस तरह कार्रवाई कर रहा था, फिर सियासतदानों के साथ एनआरओ भी मुशर्रफ साहब ने किया। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मुशर्रफ साहब के काले करतूत हैं जिनकी वजह से आप ये भुगत रहे हैं। उनका टेक ओवर करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था अगर उन्होंने आके ये करप्शन वाला मामला सीधा नहीं करना था। उन्होंने ये अपनी पहली तकरीर में कहा कि जी ये करप्शन हो रही है, ये हो रहा है और उससे मुल्क बर्बाद हो रहा है। जब ये आप इन चीज़ों को कह के एक जवाज़ बना के ऊपर आते हैं तो फिर आप मसलतें नहीं लेके आ सकते। सो मैं तो उनको इस चीज़ का, और फिर एनआरओ ने साबित किया कि वो करप्शन को परवान चढ़ाने में शामिल थे। मैं उनको इसमें बरी ज़िम्मा नहीं समझता, मैं उनको मुजरम नंबर 1 समझता हूँ। रही बात ये कि इन हजरात की जो अब बात कर रहे हैं, ये हुकूमतों में होते ना अगर मुशर्रफ ने कहीं सही किस्म का एहतसाब किया होता। उन्होंने एहतसाब रखा और क्यू लीग ने जन्म लिया। क्यू लीग के सारे करप्ट लोग साथ थे, वो आज भी पाक साफ हैं, वो बैठे हुए हैं असम्बलियों में। और इसी तरह जो अभी निज़ामी साहब बात कर रहे थे, जो राहील शरीफ ने इनको छुड़ाने का मुशर्रफ के लिए को मदद की, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो सारे चोर चतर उसके साथ थे वो हुकूमत में साथ थे। अभी नवाज शरीफ साहब, जाहिद आमिद को देख लें, जिसने वो ड्राफ्ट किया, जिसने बनाया एमरजेंसी का वो सारा पेपर, वो आपके पास है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ये बहस लंबी है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि सवाल बहुत अहम है। हमारे साथ रहिएगा। आरिफ निज़ामी साहब और जनरल अमजद शोएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मौजूद बहस है जावेद हाशमी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल साहब, मेरा सवाल ये है, देखिए ये सवाल अपनी जगह बनता है कि नवाज शरीफ साहब, जाहिर बात है कोर्ट ने हुक्म दिया, JIT बनी, वो पाबंद थे JIT के सामने पेश होने के, पेश हुए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। लेकिन यहाँ हम देखते हैं बिल्कुल माजी करीब के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा है, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं, लेकिन वो ना पेश हुए, बल्कि पेश होने से पहले उससे पहले AFIC चले गए। फिर उसके बाद जब पेश भी हुए तो बाद में उनके वकला ने कहा कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए, चले गए विद दी अंडरस्टैंडिंग के वो वापस आएंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। तो ये एहतसाब का दौरा मेयार हो गया ना जी, ये क्यों? मैं आपको 2 चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि आर्मी को पता था कि ये इसमें टारगेट करने वाले हैं मुशर्रफ को, क्योंकि मियाँ साहब ने हलफ उठाते ही पहला काम यह किया था। और आज भी उनका दुख, मुशर्रफ अपनी जगह पे उनको मुशर्रफ ने तकलीफ़ें पहुँचाई, बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन उनका दुख मुशर्रफ होना चाहिए, फ़ौज का अदारा नहीं होना चाहिए। वो आज भी फ़ौज के अदारे के बारे में उसी तरह वो एक अपने दिल में कीना रखते हैं। उन्होंने जैसे हलफ उठाते ही कहा था कि अब मैं फ़ौज को अपने ठिकाने पर लगाऊंगा। मैं आपको 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। पहली एग्जाम्पल सुनिए, पिछले दौर में, जरदारी के दौर में, यहां पे इलेक्शन हो रहे थे कश्मीर में, और इलेक्शंस के दौरान जितने लोगों ने कैंपेनिंग की, मियाँ साहब भी वहां पर गए। तमाम लोगों ने वहां पे कश्मीरियों की बात की कि कश्मीर को आज़ादी दिलवानी है, कश्मीरियों के ये मामला हल करने हैं। मियाँ साहब की आज तकरीरें निकाल के देख लें, अगर किसी तकरीर में कश्मीर की उन्होंने बात की और सवाए इसके कि आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हुआ, आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये तकलीफ पहुंची, इसके अलावा कोई बात। ये लीडर होते हैं, जिस लीडर के अंदर अवाम का ख्याल ना हो,
आपको जिस लीडर के अंदर अवाम का ख्याल ना हो, हर वक्त अपने दिल के फपोले लेके फिरता रहे, वो लीडर है। अच्छा ठीक है, जिसके अपने फपोले खत्म नहीं होते, वो लीडर है। साहब के पास लेके जाऊंगा। निजामी साहब, ये जो बात, मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं। ठीक है जनरल साहब, ये जो अभी आपने फरमाया, मैं निजामी साहब से इस बारे में कमेंट देना चाहूंगा। निजामी साहब, एक तो बात ये कि आज भी जब हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आज भी बहुत सी साजिशें हो रही हैं। दूसरी बात, वो जो जनरल साहब आज कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब कीना रखते हैं फौज के खिलाफ, लेकिन साथ ही साथ मेरे ही प्रोग्राम में परसों ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आज के दौर में इस वक्त कोई रिवायती साजिश नहीं हो रही, कोई धरने वाली साजिश नहीं हो रही। ऑल्दो उन्हीं के पार्टी के लोग फिर कहते हैं कि ये धरना 3 हो रहा है। आपको क्या लगता है एक्चुअली हो क्या रहा है? कुछ साजिश का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? देखें जी, मुझे साजिश का तो कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा मुझे, ना मैं प्रिव्यू हूँ कि जी कोई साजिश हो रही है। लेकिन ये जिस अंदाज से ये मियाँ नवाज शरीफ का सिंगल माइंडेडली एहतसाब हुआ है, उसमें बड़ी बात खराबी है बसियार ये एतराज़ किया गया है कि जी उसमें ISI और MI के भी नुमाइंदे मौजूद थे। सवाल ये पैदा होता है जो मैंने पहले की थी बात, कि ये मुशर्रफ साहब जो है ना, ये वो जो चले गए, एक इंस्टीट्यूशनल मसला है। वो ये है कि किसी आर्मी चीफ को सिविल अदालत में पेश नहीं होने दिया जाएगा। मुझे इसके कई एग्जांपल मैं भी दे सकता हूँ आपको। एक साबिक आर्मी चीफ के जो बेटा है, उन्होंने कोई बैंक के मामले पे वो थाने पहुँच गए सिविल लाइन अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हवालात में बंद रखा। जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त इक़्तिदार में थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा आप घर जाएं, आपका बेटा घर पहुंच जाएगा। साबिक आर्मी चीफ का काम नहीं कि वो थाने जाएं। यानी कि हम लोग जो हैं, जो सियासतदान हैं, वो जेल की कोठरी में सड़ें, टॉर्चर हों, उनकी ज़बानें काट दी जाएँ, उनको एग्जाइल में कर दिया जाए, उनको फांसी लगा दिया जाए, वो हो सकता है। लेकिन ये काम जो है, ये क्यों, इसीलिए अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ कि जनरल आसिम सलीम जो DG ISPR थे पिछले दौर में, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा, ये जनरल रहील शरीफ थे, उन्होंने कहा जी हमने कुछ जर्नलों का और कुछ आर्मी अफसरों का करप्शन पे उनको फारिग किया और वो 12 हैं, लेकिन आपने ये मेरी तरफ से खबर नहीं देनी, आपने हम अपने तौर पे दे सकते हैं। वो 12 से 8 हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम को वो 6 रह गए मेरे ख्याल से। लेकिन इतने मोहतात अंदाज से हुआ काम के ISPR से कुछ कहने को तैयार नहीं थी। तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुशर्रफ साहब का जो उन्होंने जिक्र किया ना नैब का, वो भी एक मेलेफाइड था। उसका काम, जैसे जनरल साहब ने खुद कहा, PMLQ बनाना और पेट्रियट्स बनाना था। मियाँ नवाज शरीफ ने एहतसाब ब्यूरो काम किया, जो काम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना था। ठीक है, देखिए ना, मियाँ नवाज शरीफ आज तो बड़े पवित्र बनते हैं, लेकिन वो मीमो गेट में वकील की वर्दी बिल्कुल पहन के चले गए थे वहाँ। फिर वो कहते थे कि जी यूसुफ गिलानी जो है वो मुस्तफी हो, वो मुस्तफी हो। मुनीब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो आज ना उनको बुरा लगता है जब ये बात। जनरल साहब क्विकली जी, लास्ट कमेंट। जनरल साहब लास्ट कमेंट जल्दी से सर। मैं ये बात कहना चाहता हूं, बार बार बात होती है कि एहतसाब सिर्फ पॉलिटिशियन का क्यों। आप मुझे एक पॉलिटिशियन का नाम दे दें जिसको करप्शन के ऊपर सजा हुई है, एक नाम दे दें, मैं समझ लूंगा कि सब पॉलिटिशियन का वाकई होता है। हुकूमतें आती रही जाती रही, आर्मी ने तो फिर निकाले हैं लोग, आर्मी ने तो सजाएं दी। 90 की दहाई में कितनी मुझे एक आदमी का, सारी करप्शन के नाम पे ही गई सर। 58(2) भी किस चक्कर में गई। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि वो लोग जिन्होंने, देखिए बात सुनिए, मैंने तो मुशर्रफ का आपको खुद कहा कि मुशर्रफ ने ये किया और मुशर्रफ की वजह से आप भुगत रहे हैं, काश उसने करप्शन खत्म की होती। लेकिन मुझे ये सिर्फ बता दें कि मुशर्रफ के दौर में या बाद में किसी एक पॉलिटिशियन को सर ये एक लंबी फिर बहस, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी रहे, नहीं एक नाम बता दें, मैं तस्लीम कर लूंगा कि सिर्फ करप्शन का जो मयार, जरदारी साहब 11 साल जेलों में किस चक्कर में रहे? यूसुफ रज़ा गिलानी भी तो रहे सर। ये जरदारी साहब 11 सालों में जेलों में रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मुकदमे खत्म किए हैं, ये पाकिस्तान को अयूब खान ने सारे सियासतदानों को एब्डो कर दिया, जिस तरह शमसुल हसन ने रिकॉर्ड गायब किया है, सारे सियासतदानों को एब्डो कर दिया। नहीं, मैं भूला नहीं। क्या बात कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं भूला नहीं।
मैं हर चोर को चोर समझता हूँ निजामी साहब, मैं आप कहिए किसी फौजी का, मैं उसको मानने को तैयार हूँ। और नहीं, लेकिन आप जनरल साहब मैं बड़ा एहतराम करता हूँ आपका, आप तारीख को मसख ना करें, तारीख को मसख ना करें आप, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको। नहीं, मैं तारीख को मसख नहीं करता, मैं ये कहता हूं मुझे एक सियासतदान का नाम अगर पता लग जाए कि उसका एहतसाब हुआ और उसको के साथ एहतसाब सर, और क्या छोड़े क्या जरदारी साहब, नाम दे दें, आप मुझे नाम बता दें कि फलां को सजा हुई है, में पेश होते रहे, जेल में रहे, और किसी को सजा, ये सजा ही तो सर यूसुफ रजा गिलानी साहब कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, दो वजीर आजम कुर्बान किए, $60 मिलियन पाकिस्तान का वापस नहीं आया। ये चीजें आप ध्यान में रखें। आप जिस चीज को लेके बैठे हुए हैं उससे मुल्क नहीं संवरेगा, मुल्क संवरेगा तब जब वाकई एहतसाब का आप नाम लेंगे। चले जवाब नहीं दिया। निजामी साहब आप लास्ट वर्ड जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने जनरल साहब से बड़े पर्टिनेंट सवाल पूछे हैं। देखें वो बातें बाज ठीक भी कह रहे हैं। हमारे मैंने तो मियां नवाज शरीफ साहब पर नज़र किया, हम सियासतदान जो हैं, जब जिस वक्त हम अब नवाज शरीफ नफरत सारे इकट्ठे हो गए उसके खिलाफ, कल को और आ जाएगा उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। ये सियासतदान खुद भी बेअसूली का रहते हैं, हमारी कमिटमेंट नहीं है डेमोक्रेसी को, तो इस अवाम में सब नंगे हैं। और लेकिन बहुत शुक्रिया, 400 आदमियों के नाम आए थे पनामा में, सियासतदानों का बहुत कुर्बानी दी है, पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा डेमोक्रेसी के लिए, उसको तबाह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निजामी साहब आपका, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जावेद हाशमी साहब ने जो कहा तारीख में वो लिखा भी जाएगा, जारी बात है तारीख उनके कैरेक्टर को भी एवेल्युएट करेगी, और जो उन्होंने कहा है अगर वो दुरुस्त है, उसमें वजन है, तो तारीख में वो भी लिखा जाएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।